कुछ दिन पहले तुमने अंकित शर्मा की हत्या की थी, अंकित सक्सेना की हत्या की थी, राहुल राजपूत की हत्या की थी। तो हम किस उसमें देखें? इसलिए जुनैद की जब हत्या होगी तो हिंदू दहशतगर्द, एक्सट्रीमिस्ट, आरएसएस के, बीजेपी के और संघ के लोगों ने मारा है, यह नैरेटिव चलता है, हिंदुओं ने मारा। और जब रिंकू मरेगा, वो गुंडे थे, दिस इज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ये नैरेटिव चल रहा है। यकायक कुछ लोग एमपी बन गए नए नए दिल्ली में। अब वो समय नहीं है कि मैं उनकी बकवास सुनूं, उनकी पार्टी क्या है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ये ज्ञान दे रहे हैं हमें सौहार्द बना के रखना है। भाई इस सौहार्द का ठेका हिंदू सनातनों ने नहीं ले रखा है, भाई हमने नहीं ले रखा है। हमारा बच्चा मरे, हमारा घर लुटे और हमने सौहार्द बना के ले रखा है, यह नहीं हो सकता। ऐसा सौहार्द नहीं चाहिए हमको। लिहाजा अपने नैरेटिव को बदलिए, अपने स्लोगन्स को बदलिए, दूसरे के ट्रैप में मत आइए और सारे पुरुषार्थी भाइयों से और पिताओं से खासतौर से इस जिहाद का कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हिंदू महिलाएं शिकार हुई हैं। और वो पिता जो पैसे कमाता है, घर चलाता है, वो मां ये जानती है कि मेरा पति किन हालात में नौकरी करता है, उसको पता होता है, इसलिए हजार एम्बैरेसमेंट को अपने पति से नहीं बताती। उसको मालूम है मैं बताऊंगी उस पर कुछ और होगा तो घर का जो सिस्टम चल रहा है वो टूट जाएगा। इसलिए जवान भाई जो मोटरसाइकिल पे घूमता है, जिसे फिल्म देखनी है, उसी घर में एक बेटी भी पढ़ रही है। और जब वो बेटी अपने कॉलेज जाती है और जब वो लौट के आके कहती है कि पापा मैं जब उस चौराहे से निकलती हूं तो वहां 3-4 बदमाश लड़के खड़े होते हैं, वो मुझे गंदी गंदी बातें करते हैं, उसका पिता सुनता है। ये एवरेज घर की समस्या है। और बड़े दार्शनिक अंदाज में कहता है अच्छा तुम उधर से नहीं, कल से इधर से जाना। वो रास्ता बदल देता है उसका। जो उसका पीछा कर रहे हैं वो वहां भी उसके साथ बदतमीजी करते हैं और धीरे धीरे वो भद्दी बातें करते करते एक दिन उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कोई फिजिकल हरकत उसके साथ कर देते हैं। वो जब भाई को बताती है तो भाई मालूम है, क्योंकि भाई तो बिजी है बेचारा, उस पर तो बहुत काम है, मोटरसाइकिल पे सारे काम करने हैं उसको, दिन भर घूम रहा है। वो भाई उससे कहता है यार तो अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए झगड़ा तो नहीं कर सकता ना मैं। वो उसको लड़ता नहीं है। वो लड़की जो आपके घर की शान है, इज्जत है, उसके मन के अंदर धीरे धीरे अपने पिता और अपने भाई के प्रति कायरता का भाव आ जाता है। वो जानती है कि मेरा पिता इस परिवार को चला रहा है, हम 5-6 लोग, अगर ये पिता नौकरी में इसके डिस्टर्बेंस होगा तो फिर ये घर कैसे चलेगा। इसलिए चलता रहता है और वो धीरे धीरे अपने मन के अंदर अपने पिता और अपने भाई के प्रति इस बात के लिए क्लियर हो जाती है कि ये डरपोक और कायर लोग हैं, मेरी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए वो फिल्म देखती है, फिल्मों में किसी कैरेक्टर को ढूंढती है, फिल्मों में बड़े बड़े माचो मैन आते हैं, वो कहती है मेरा भाई तो ऐसा दिखता नहीं, मेरा पिता तो ऐसा दिखता नहीं। और उस गफलत में, उस कुंठा में, उस दर्द में, उस तकलीफ में वो घर से बाहर निकलती है और किसी पंचर वाले के साथ चली जाती है। माफ कीजिएगा, यह लव जिहाद की समस्या कानून से नहीं सॉल्व होगी। यह शुद्ध रूप से सामाजिक और आपके परिवार की समस्या है। यह आप ही के साथ क्यों होता है, उनके साथ क्यों नहीं होता? आप तो बड़े अमीर लोग हैं, उनके मुकाबले तो आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, वो तो बहुत जाहिल हैं। यह क्यों होता है? क्योंकि आप साइक को समझना नहीं चाहते। इसलिए मेरी आप सबसे, जितने भी पुरुष हैं यहां, चाहे वो पिता के रोल में हो या भाई के रोल में हो या बेटे के रोल में हो, अपने रोल मॉडल बदलिए। फिल्में जरूर देखिए और बाहुबली भी देखिए, और बाहुबली का कैरेक्टर को देखिए कि बाहुबली की पत्नी देवसेना जब एक कायर राजा के दरबार में महिला दर्शन के लिए आती हैं तो उस राजा का सेनापति हर महिला के कपड़ों में हाथ डालता है
देवसेना भी जाती है, उसके साथ भी उस कायर राजा का कायर दलाल सेनापति उसके भी कपड़ों में हाथ डालने की कोशिश करता है, लेकिन देवसेना उसके हाथ की उंगलियां काट देती है। इशू ये नहीं है आप देवसेना पे ताली बजा रहे हैं, नहीं, उसी सभा में सभा लगती है और वो कायर राजा उस कायर और दलाल नाम के उस सेनापति की कहानी सुनता है और बताए इसने ऐसा किया, इसने कैसे किया और मैंने नहीं किया। लेकिन वो बहादुर पुरुषार्थी पुरुष भरी सभा में राजा के संतरी मंत्री से नहीं पूछता, अपनी पत्नी से पूछता है, देवसेना तुम बताओ क्या हुआ। देवसेना बताती है उस पूरी घटना को और कहती है मैंने इसलिए इसकी उंगली काट दी। वो उस कायर राजा की तरफ नहीं देखता, वो कहता है ऐसे शख्स की उंगली नहीं गर्दन काट देनी चाहिए, और काट देता है। आपको अगर बनना है तो बाहुबली बनिए, अपनी मां, अपनी बहन, बेटी की इज्जत बचाइए। पुलिस नहीं बचाने आएगी, पुलिस हो जाने के बाद आएगी, रिपोर्ट लिखेगी। रिपोर्ट लिखने से इज्जत वापस नहीं आती। हम सब लोग अपनी इज्जत के लिए जीते हैं, हर आदमी की अपनी इज्जत है, लेकिन यह कैसी इज्जत है जो चौराहे चौराहे उछाली जा रही है। इसलिए उछाली जा रही है कि हम 14 नवंबर को दुनिया के एक पुरुषार्थी आदमी ने जो माउंट एवरेस्ट से कूद गया था, इतना बहादुर उसने काम किया कि उस पे हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। ढूंढ रहे भाई इस पुरुषार्थी ने क्या काम किया था। जो काम बचपन में करने चाहिए थे वो बुढ़ापे में कर रहे थे, बुढ़ापे के काम बचपन में कर रहे थे। और जब आपको यह अंदाजा नहीं होता तो फिर हम चाचा नेहरू बनने की चाह में ही आगे बढ़ते हैं, फिर हम सुभाष नहीं बनते, फिर हम शिवाजी नहीं बनते। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं, पूरी डंके की चोट पे कहता हूं कि भारत में सिर्फ थोड़ा सा करेक्शन करना है। अगर चिल्ड्रंस डे मनाना है तो 14 नवंबर को न मनाएं। प्रधानमंत्री की पैदाइश है, खूब कबूतर उड़ाएं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर भारत में बाल दिवस मनाना है तो 26 दिसंबर को मनाइए। और 26 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, जोर जोर से दुनिया को बताइए। गुरु नानक सिंह के 4 पुत्र थे, गुरु गोविंद सिंह 2 चमकौर के युद्ध में मारे गए। 2 पुत्र साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह 6 और 12 साल के या 9 साल के बच्चे थे। हुक्म दिया गया कि इस्लाम कबूल कर लो। छोटे वाले ने आंखों में आंखें डाली, उसने कहा वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। यह बात अलग है कि इसके बाद उनको जिंदा चिनवा दिया गया, लेकिन 10 से मस नहीं हुए। बहादुरी और शौर्य का अगर कोई दिवस है तो 26 दिसंबर है। यह कायरता का दिवस 14 नवंबर बंद कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये कहानी सुनेंगे बच्चे तो उनको लगेगा कि क्या वजह थी। आज कहा जा रहा है कन्वर्जन तो जब से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। क्यों चल रहा है? इसलिए अपने नैरेटिव को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। आपको कोई हथियार नहीं उठाना है, यहां का फंडा ठीक कर लेना है। अभी आपने सिर्फ इतना ही सा ठीक किया है, इसलिए शाहीन बाग पे लोग इसलिए नहीं एडवांस में बैठ रहे हैं। वो एडवांस में बैठ रहे हैं, उनको मालूम है कि अगर हमने इसको यहां नहीं रोका तो अभी तो इसने पड़ोसियों से कहा है कागज लेके आओ, अगली बार कहेगा तुम दिखाओ। तो यहीं रोको, डरा दो इस देश को। तो आप देश के प्रधानमंत्री से यह मांगना बंद कर दीजिए कि हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए। आपसे नियंत्रण करने के लिए किसी ने कहा था? किसी ने रोका था आपको? कोई कानून बना था? नहीं बना था। आपने अपने ऊपर नियंत्रण कर लिया, अब दूसरों से कहते हैं तुम भी करो। आपने कहा 2 हम 2 हमारे 2, क्योंकि वो एक फलसफे के तहत चल रहे हैं। उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि उनका बेटा सीओ ही बनेगा,
आपने कहा हम दो, हमारे दो, उनका हम दो, बाकी तुम गिन लो। अब आप कह रहे हैं कि गिने कैसे, ये तो 21 हैं, 22 हैं, 24 हैं, 23 हैं, 11 हैं, 12 हैं। अब इनकी जनसंख्या ज्यादा हो गई है, तो उन पे एक ही काम था, और तो कोई काम था नहीं, और कोई काम था, आप दूसरे कामों में बिजी हैं।